नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफ़र में। यहाँ पर हिंदी से संबंधित प्रतिदिन टेस्ट सीरीज लगाई जाती है। यदि आप मित्रगण मेरे साथ टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। इससे प्रतिदिन लगने वाली टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास उपस्थित हो जाएगा। तो देखते हैं हम अपने प्रश्न को। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रमुख जो प्रेरणा स्रोत थे वह है पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन। आगे देखते हैं, राजभाषा नियमावली 1976 के अनुसार देश के राज्यों व संघ शासित प्रदेशों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो यह है आपका 3 वर्गों में रखा गया है। आगे देखेंगे, किस वर्ष 14 सितंबर को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? तो यह है 1946 में। प्रश्न नंबर अगला, राज्य और संघ के बीच संपर्क के लिए राजभाषा प्रयोग संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए थे? तो यह निर्देश दिए गए थे 346 अनुच्छेद में। कौन से में? 346 अनुच्छेद। आगे देखते हैं, द्विभाषा अंग्रेजी प्रांतीय भाषा फॉर्मूला सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो सबसे पहले द्विभाषा जो फॉर्मूला है यह कहाँ पर लागू किया गया था? यह किया गया था तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। यह टेस्ट सीरीज प्रतिदिन यहाँ पर लगाई जाती है, तो सभी मित्रों से निवेदन है कि वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यह टेस्ट सीरीज हिंदी टीजीटी, हिंदी पीजीटी, विशेषकर यूजीसी नेट हिंदी से और सभी कंपटीशन एग्जामों में आने वाली जो हिंदी होती है उसके उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह टेस्ट सीरीज अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी चाहें तो प्रतिदिन मेरे साथ यह टेस्ट सीरीज हल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर अगला, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? तो वह है आपका उदंत मार्तंड, जो 1826 में आया था। किस बोली को पूर्वी भी कहा जाता है? यहाँ पर पूछा गया है कि किस बोली को पूर्वी भी कहा जाता है। तो यह आपको बताना है कि भोजपुरी जो है इसको पूर्वी बोली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वी बोली। प्रश्न नंबर अगला, किसने अपभ्रंश को आभीरों की भाषा कहा है? किसने अपभ्रंश को आभीरों की भाषा कहा है? यह प्रश्न हम एक पेपर सेट में और पढ़ चुके हैं पीछे। यह दंडी ने कहा था। दंडी ने अपभ्रंश को अभीरों की भाषा कहकर पुकारा था। आचार्य दंडी जो हुए हैं इन्होंने अपभ्रंश को अभीरों की भाषा कहकर पुकारा था। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला, देखेंगे, हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथ के साथ सुमेलित कीजिए। एक साइड आपके कूड वाली ये प्रश्न दिया गया है, एक साइड दिया गया है भाषा ग्रंथों का जो रचयिता है उसका, और दूसरी साइड दिया गया है इसमें रचनाएं। तो इसमें हो जाएगा आपका कामता प्रसाद गुरु ने कौन सा लिखा है? हिंदी व्याकरण। कामता प्रसाद गुरु ने लिखा है हिंदी व्याकरण। किशोरी दास वाजपेयी ने लिखा है हिंदी शब्दानुशासन। किशोरी दास वाजपेयी ने हिंदी शब्दानुशासन लिखा है, और हेमचंद का है हिंदी सिद्ध शब्दानुशासन। ऐसा करके उनका एक ग्रंथ है। रामविलास शर्मा ने लिखा है भाषा और समाज। भोलानाथ तिवारी ने लिखा है हिंदी भाषा। इसलिए पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा यहाँ पर हो जाएगा आपका आ नंबर सही। अब चलते हैं आगे, प्रश्न देखते हैं, हिंदी व्याकरण ग्रंथों में सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी
व्याकरण ग्रंथों में सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी व्याकरण, हिंदी निरुक्त, हिंदी शब्दानुशासन। ये आपका क्रमबद्ध यहाँ पर नियम बताया गया है। सभी विद्यार्थियों से, सभी मित्रों से मैं निवेदन करती हूँ कि प्रतिदिन यह टेस्ट सीरीज यहाँ पर हल करवाई जाती है। यदि आप इसके इच्छुक हैं तो मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से बनाए रहने के लिए प्रतिदिन मेरे साथ यहाँ पर जुड़े रह सकते हैं। आगे देखेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर बोली जाने वाली बोलियों का जो वरीयता क्रम है वह बताइए। इसमें वरीयता का क्रम बताना है हमें कि कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो यह है भोजपुरी, अवधी, ब्रज और खड़ी बोली। यहाँ पर बोली जाती है भोजपुरी, अवधी, ब्रज व खड़ी बोली। ये आपका प्रश्न नंबर 73 का आंसर हो जाएगा। आगे देखना है हमें, प्रश्न थोड़ा बड़े-बड़े हैं, आप लोगों को समझने की अति आवश्यकता है क्योंकि प्रश्न थोड़ा बड़े-बड़े यहाँ पर मैंने इस बार रखे हैं। खड़ी बोली और ब्रज का उदय एक साथ हुआ, किंतु खड़ी बोली प्रश्न क्या है? खड़ी बोली और ब्रज का उदय एक साथ हुआ, किंतु खड़ी बोली से पहले ब्रज भाषा साहित्य भाषा बनी। इसका क्या कारण था? इसमें हमको कारण बताना है कि किस प्रकार से ब्रज भाषा साहित्य की भाषा बन चुकी थी। इसका प्रमुख कारण हो जाएगा खड़ी बोली दक्षिण में दक्षिणी हिंदी के रूप में चली गई थी, इसलिए अगला खड़ी बोली का विकास अपनी जन्मभूमि से नहीं हो पाया, इसलिए अगला जनमानस से दूर राज दरबार में सिमट गई थी। ये सभी इसके कारण हो जाएंगे। प्रश्न देखते हैं अगला, बघेली किस बोली की उपबोली कही जाती है? बघेली किस बोली की उपबोली कही जाती है? यह है आपका अवधी। अवधी की उपबोली कही जाती है बघेली। प्रश्न अगला देखेंगे, स्थायी भाव की उपचित अवस्था को रस किसने कहा है? स्थायी भाव की उपचित अवस्था को रस किसने कहा है? यह कहा है भट्ट लोलट ने। किसने कहा है? भट्ट लोलट ने। आगे प्रश्न देखेंगे 77, भरत मुनि के रस सूत्र में किन दो शब्दों को लेकर रस निष्पत्ति के विभिन्न मत वाद बने हैं? भरत मुनि के रस सूत्र में किन दो शब्दों को लेकर रस निष्पत्ति के विभिन्न मत या वाद बने हैं? वह दो सूत्र कौन कौन से थे? दो शब्द कौन कौन से थे? वह है संयोग और निष्पत्ति। किसी ने कहा है रस संयोग, किसी ने कहा है रस निष्पत्ति। ये भरत मुनि के दो शब्दों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, भट्ट लोलट के स्थायी भाव की औपचीयतावस्था का खंडन किस आचार्य ने किया था? भट्ट लोलट के स्थायी भाव की औपचीयतावस्था का खंडन किस आलोचक ने, आचार्य ने किया था? वह है आचार्य आपके शंकुक, आचार्य शंकुक। आगे देखते हैं, भावकत्व और भोजकत्व का संबंध रस निष्पत्ति के किस मतभेद से, मतवाद से है? बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, आप इस पर मोस्ट लगा लीजिए क्योंकि बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, कई बार पेपरों में आ चुका है। भावकत्व और भोजकत्व का संबंध रस निष्पत्ति के किस मतवाद से है? यह है भोगवाद से। कौन से? भोगवाद से। आगे देखेंगे, साधारणीकरण का संबंध किससे है? साधारणीकरण का संबंध है रस निष्पत्ति से, रस निष्पत्ति से। आगे साधारणीकरण का अर्थ क्या होता है? तो साधारणीकरण का अर्थ होता है किसी रचना को पढ़कर पात्रों के साथ पाठक का सामान्य भावभूमि में आ जाना ही साधारणीकरण का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मैं एक बार फिर से सभी मित्रों से कहना चाहूंगी
कि यह टेस्ट सीरीज प्रतिदिन यहाँ पर लगवाई जाती है। यदि आप इसके इच्छुक हैं तो मेरे साथ यह टेस्ट सीरीज ज़रूर हल कीजिएगा। आगे प्रश्न देखेंगे। रस सिद्धांत के संदर्भ में तन्मयतावाद के प्रवर्तक हैं। रस सिद्धांत के संदर्भ में तन्मयतावाद के प्रवर्तक अभिनव भरत को माना जाता है। प्रश्न अगला। करुण रस को किसने रसराज माना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि भवभूति जो है इन्होंने करुण रस को रसराज माना है। यह कहते हैं एको रसा करुणा एव। भवभूति जी करुण रस को रसराज मानते हुए कहते हैं एको रसा करुणा एव, अर्थात इन्होंने यह सूत्र प्रदान किया है हिंदी साहित्य में हमें। आगे देखेंगे। कौन अन्य भावों के संयोग से पुष्ट होकर रस दशा को प्राप्त होता है? कौन अन्य भावों के संयोग से पुष्ट होकर रस दशा को प्राप्त होता है? कौन सा ऐसा भाव है? तो वह है स्थायी भाव। स्थायी भाव ऐसे होते हैं जो संयोग से पुष्ट होकर रस दशा को प्राप्त करते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जब मैंने रस आपको पढ़ाए थे हिंदी साहित्य में, जिसके पास वह वीडियो नहीं है तो मेरे हिंदी साहित्य का सफर नामक चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हिंदी में रस को समझाया गया है। एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में आपको संपूर्ण रसों का ज्ञान हो जाएगा कुछ ही मिनटों के अंदर। आशा करती हूँ आप वह वीडियो जरूर देखेंगे। प्रयाण रस की चर्चा सर्वप्रथम किसने की थी? प्रयाण रस की चर्चा सर्वप्रथम किसने की थी? तो वह है रुद्रट। रुद्रट ने 12वां रस प्रयाण को माना है और इसकी स्थापना के संदर्भ में इन्होंने सर्वप्रथम चर्चा की थी। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको यह आज के प्रश्नोत्तरी सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह टेस्ट सीरीज अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद मित्रों। यह टेस्ट सीरीज प्रतिदिन यहाँ पर लगाई जाती है। इसका समय एक जो है वह मैंने निर्धारित कर रखा है। यह समय है आपका 1 से 2 के समथिंग आपको यह टेस्ट सीरीज प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद।